आज का टॉपिक है साइकेट्रिक हिस्ट्री टेकिंग। साइकेट्रिक हिस्ट्री आपको नाम समझ में आ रहा होगा कि साइकेट्रिक में हिस्ट्री लेना। जैसे कि आप साइकेट्रिक नर्स हो, ठीक है, तो आपके सामने मरीज आया, कौन सा मेंटल मरीज आया, तो आप उसका हिस्ट्री लोगे। क्यों लोगे? हिस्ट्री लेने की क्या ज़रूरत है? अगर नहीं लोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आखिर जो है मरीज का ये जो प्रॉब्लम्स है, मेंटल प्रॉब्लम्स है, वो क्यों है। हो सकता है कि जेनेटिकल है, यानी कि पेरेंट्स को था तो बच्चों में आया, ठीक है। या फिर आप ये कैसे पता करोगे कि कहीं परिवार जो है उनका, फैमिली मेम्बर्स जो है, फैमिली का जो वातावरण है वो सही नहीं चल रहा, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है, जिसकी वजह से तो नहीं, मतलब ये व्यक्ति जो है सफ़र कर रहा है मेंटल प्रॉब्लम से। तो जब अगर आप हिस्ट्री नहीं लोगे तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता चलेगी। देयर आर सो मेनी रीजन्स, ठीक है। तो आज हम वही समझेंगे, और साथ ही साथ जो हिस्ट्री लेते हैं उसका फॉर्मेट क्या है, कैसे हम हिस्ट्री लेते हैं, और हर फॉर्मेट का, ठीक है, हर फॉर्मेट को किस तरह से लिखेंगे वो एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो चलिए आज समझते हैं। कहता है हिस्ट्री टेकिंग प्रोसीड थ्रू डिफरेंट हेडिंग एज फॉलो। कहता है हिस्ट्री टेकिंग जो है कई सारे स्टेप्स में कंप्लीट होता है। जैसे कि फर्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड डेमोग्राफिकल डिटेल्स। सेकेंड स्टेप क्या है? प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स एंड ड्यूरेशन। थर्ड स्टेप क्या है? हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। फोर्थ स्टेप क्या है? पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री। फिफ्थ स्टेप क्या है? फैमिली हिस्ट्री। सिक्स्थ स्टेप क्या है? पर्सनल हिस्ट्री। एंड सेवंथ वन इज व्हाट? प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी। ओके, तो आज ये जो 7 स्टेप्स है इसको हम समझेंगे, तभी जो है हमारा जो साइकेट्रिक में जो हिस्ट्री टेकिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। इसको 1 बाय 1 समझेंगे कि वाकई में होता क्या है, और एग्जाम्पल भी लेके समझेंगे। पहला क्या था? आइडेंटिफिकेशन एंड व्हाट? डेमोग्राफिकल डिटेल्स। इसमें क्या होता है तो देखते हैं। कहता है दिस इंक्लूड्स द पेशेंट नेम, एज, सेक्स, रिलीजन, एड्रेस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, हॉस्पिटल नंबर, मार्शियल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, डिटेल ऑफ इंफॉर्मेंट एंड इंफॉर्मेशन रेलिवेंट और नॉट, एडुक्वेट और नॉट। आइडेंटिफिकेशन एंड डेमोग्राफिकल का मतलब ये हुआ कि पेशेंट का जो भी पर्सनल चीज़ है, लाइक उसका नाम क्या है ना, उसका उम्र क्या हुआ, उसका एज क्या है, उसका सेक्स क्या है, मेल है फीमेल है, रिलीजियन कौन सा है, एड्रेस क्या है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का मतलब उसका इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, ये जानना भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन के कारण भी मेंटल प्रॉब्लम होती है। गरीबी, ज़्यादा गरीबी है, मेंटली वो सफ़र कर रहा है ना, इसकी वजह से। तो देयर आर सो मेनी रीजन्स। हॉस्पिटल नंबर का मतलब हुआ कि कहीं वो पहले तो नहीं दिखाया है, या ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद मार्शल स्टेटस का मतलब वो शादीशुदा है या नहीं। अब ये बात है कि अब भैया वो आया है दिमाग का बीमारी दिखाने के लिए, क्या ज़रूरत है मार्शल स्टेटस लेने का? मार्शल स्टेटस अगर नहीं लेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि वो मरीज जो है वो उसका शादी हुआ है नहीं हुआ है, मैरिड है अनमैरिड है। देखो, अगर वो मैरिड है तो हो सकता है कि उसके वाइफ से कुछ झगड़ा चल रहा है, कुछ डाइवोर्स का सीन है। देयर आर सो मेनी रीजन्स जिसकी वजह से वो मेंटली सफ़र कर रहा है ना। तो इससे पता चलेगा तो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद है ऑक्यूपेशन, कहीं कोई ऐसा किस टाइप का वो वर्क करता है, कहीं वर्क की वजह से तो नहीं वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। नेक्स्ट है डिटेल ऑफ इन्फॉर्मेंट। इन्फॉर्मेंट का मतलब क्या होता है? जनरली क्या होता है कि जो मेंटल पेशेंट आते हैं उनके साथ कोई ना कोई होता है, क्योंकि वो उस कंडीशन में नहीं होते हैं कि जो है वो अपने बारे में सब कुछ बताएंगे। तो जो इन्फॉर्मेंट होते हैं, यानी जो उनके अटेंडेंट होते हैं, उनके जो रिलेटिव्स होते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना है। एंड इंफॉर्मेशन रेलिवेंट और नॉट, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने बताया है क्या वो इंफॉर्मेशन सही है, ये हम क्रॉस चेक करेंगे। तो किससे क्रॉस चेक करेंगे? जैसे मरीज उससे कुछ पूछे तो हम उस चीज़ को क्रॉस चेक कर सकते हैं उनके रिलेटिव से, उनके अटेंडेंट से, क्या सही में ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, एडिक्वेट और नॉट। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट स्टेप है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स और चीफ कंप्लेंट्स, ठीक है। सी यहाँ पे हम ले लेती हूँ, COMPLAINTS, ओके। तो क्या कर रहा है? प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स या फिर चीफ कंप्लेंट्स। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, प्रेजेंटिंग मीन्स जब वो मरीज आपके पास आया है तो क्या कंप्लेन लेके आया है, ठीक है, वो आपको बताना है।
सॉरी, वो आपको जो है लिखना है। तो यहीं पे लिख कह रहा है। अब आप समझो कि कोई मरीज़ अगर मेंटल मरीज़ है, वो आपके पास आया है, तो क्या ही वो बताएगा, वो क्या ही कंप्लेन करेगा, वो अपने सिम्टम्स को ही ना बताएगा कि हमको रात में नींद नहीं आता है, हमको दिन में कुछ कुछ दिखाई देता है, हमको सुनाई नहीं देता, मुझे मारने का मन करता है, गुस्सा आता है, लाइक दिस, वो इसी टाइप की चीज़ें बताएगा। तो चीफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स और चीफ कंप्लेंट्स मीन्स व्हाट, कि वो सिम्टम्स बताएगा। तो वही कह रहा है हेयर सिम्टम्स आर लिस्टेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विद देयर ड्यूरेशन। जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है, जो चीफ कंप्लेन है, उसको कैसे आप लिखोगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन में जो सिम्टम्स आपको बताएगा, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के साथ साथ उसका ड्यूरेशन भी बताना है कि जो सिम्टम्स, पार्टिकुलर सिम्टम्स है, ठीक है, वो कब से उसको फील हो रहा है। मैं भी आपको एग्जाम्पल समझाऊंगी, डोंट वरी, आप समझोगे खाली, ठीक है। नेक्स्ट है कि समटाइम्स द पेशेंट मे कंप्लेन्स दैट आई हैव नो एनी सिम्टम्स एंड से दैट ही हैज़ फोर्सफुली ब्राउट टू द हॉस्पिटल बाय हिज रिलेटिव्स। क्या कह रहा है कि हो सकता है कि जो है उसके अटेंडेंट जो थे या जो उसके रिलेटिव्स थे, उन्होंने जो सिम्टम्स बताया, ठीक है, मरीज़ के बारे में, तो वो बोल सकता है कि नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं होता, इन्होंने तो मुझे घर से जो है उठवा के यहाँ पे ले आया है। क्योंकि जनरली बहुत सारा ऐसा कंडीशन होता है जिसमें कि मरीज़ को हाथ पैर बांध के जो है साइकेट्रिक हॉस्पिटल में लाया जाता है। नॉर्मली वो नहीं आते, बहुत कम ऐसे, या फिर उनके खाने में कुछ ऐसे मिला दिया जाता है ताकि वो थोड़ा शांत हो जाए, सब साइड हो जाए, फिर उनको हॉस्पिटल लाया जाता है ना। तो वही कह रहा है कि वो ऐसा कंप्लेन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपको एग्जांपल समझाती हूँ। हमने क्या बोला कि चीफ कंप्लेंट या प्रेजेंट कंप्लेंट का मतलब क्या हुआ कि उसमें सिम्टम्स होंगे। तो सिम्टम्स क्या है, लॉस ऑफ एपेटाइट और हियरिंग वॉइस। हियरिंग वॉइस का मतलब है कि उसको आवाज़ सुनाई देता है, ठीक है। तो ये सिम्टम्स हो गया। और उसने क्या बोला था, सिम्टम्स के साथ साथ ड्यूरेशन भी लिखना है। तो यहाँ पे ड्यूरेशन में क्या है, 3 वीक्स एंड 2 वीक्स। क्या है, 3 वीक्स और 2 वीक्स, ड्यूरेशन भी हो गया। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब एक क्रम में लिखना है, एक ऑर्डर में लिखना है। जैसे कि पहले क्या है, पहले जो है 3 वीक्स है, देन फिर 2 वीक्स है, मतलब आप कह सकते हो ना कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स व्हाट, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ज़्यादा से कम की तरफ, 3 2 देन फिर 1, इस तरह से। ओके, अब देखते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल आपके सामने लिए सो डेट कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वीडियो लंबा हो सकता है, बट अगर आप देखोगे तो, क्योंकि लंबा होगा ही ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो। ओके, तो मान लीजिए कि एक जो मरीज़ है उसका हस्बैंड जो है वो बता रहा है अपनी वाइफ के बारे में। वाइफ जो है मेंटली इल है, तो उसके बारे में बता रहा है अकॉर्डिंग टू पेशेंट हस्बैंड, ठीक है। द पेशेंट comes in husband with chief complaint loss of appetite 4 month, headache 3 month, has abusive, aggressive and violent behavior 9 month। आप समझ रहे हो ना, हमने क्या बोला, जैसे कि वाइफ क्या थी, मेंटली इल थी, आपकी मरीज थी, जो अटेंडेंट था वो हस्बैंड था, ठीक है। उसने बोला कि हाँ मेरी वाइफ में ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। तो आप कैसे लिखोगे, हिस्ट्री कैसे बनाओगे, ये समझो आप। तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू पेशेंट हस्बैंड। क्या लिखोगे, पेशेंट हस्बैंड, क्योंकि आप जो भी सिम्टम्स लिख रहे हो वो आपको उसके पेशेंट के हस्बैंड ने बना। दैट्स व्हाई रिटन दैट according to patient husband. After that what you have written, the patient comes in husband with, मतलब जो मरीज है वो किसके साथ आया है, वो हस्बैंड के साथ आया है। हमने पहले ऊपर में लिखा कि पेशेंट के जो पति हैं, जो हस्बैंड है, उनके द्वारा। तो उनके द्वारा क्यों हम सिम्टम्स को लिख रहे हैं, क्योंकि मरीज जो है हस्बैंड के साथ आया है। ओके, तो उन्होंने अब उसके बाद क्या करना है, सिम्टम्स लिखना है। तो चीफ कंप्लेंट सिम्टम्स हुआ, लॉस ऑफ एपेटाइट सिम्टम्स हुआ। साथ में हमने लिखा था कि चीफ कंप्लेंट जो होता है, क्या होता है, चीफ कंप्लेंट जो होता है उसको जो है किस तरह से लिखना है, ड्यूरेशन के साथ। इसमें ड्यूरेशन जो है आपको लिखा गया 4 मंथ, 3 मंथ, यहाँ पे आप 1 मंथ कर लो, ठीक है। एग्रेसिव बिहेवियर एंड वायलेंट बिहेवियर 1 मंथ। ओके, तो ये सारे सिम्टम्स हैं, इस तरह से आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट समझते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस।
प्रेजेंट इलनेस मीन्स आप समझ रहे हो। देखो प्रेजेंट इलनेस करने का मतलब क्या हुआ, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि भैया वो चीफ कंप्लेन क्या कर रहा है, मरीज जब आया है हॉस्पिटल में तो क्या कंप्लेन लेके आया, क्या सिम्टम्स बता रहा है वो। तो अब वो जो सिम्टम्स बता रहा है, ठीक है, उसकी वजह से वो सिम्टम्स की वजह से, जैसे कि लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया था ना, या फिर उसको हेडेक था, तो हेडेक की वजह से क्या क्या उसके बिहेवियर में चेंज हुआ, ठीक है, वो आपका हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस हुआ। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस मीन्स जो सिम्टम्स उस व्यक्ति को आने लगे हैं, उस सिम्टम्स की वजह से उसके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस हुआ, दिस इज कॉल्ड हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। जैसे कि अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं तो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्रेसिव एंड वायलेंट बिहेवियर। अब व्यक्ति एग्रेसिव बिहेव कर रहा है, वायलेंट बिहेव कर रहा है, ठीक है, ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं उसके अंदर। तो इस सिम्टम्स की वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा उस व्यक्ति के बिहेवियर में, दिस इज कॉल्ड हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। ओके, तो देखते हैं रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट सिम्टम्स फ्रॉम द टाइम दे आर फर्स्ट नोटेड एंड टिल द टाइम ऑफ कंसल्टेशन। तो आप एज ए साइकेट्रिक नर्स, आप जो है जो भी वो बताए, जो भी जैसे कि हमने क्या बोला कि उसका वायलेंट बिहेवियर है, तो उसका वायलेंट बिहेवियर सिम्टम्स है, तो वायलेंट बिहेवियर सिम्टम्स जब फर्स्ट टाइम नोट किया गया था, फर्स्ट टाइम उस मरीज में सबसे पहले कब देखा गया था, ठीक है, उस समय से लेके जो मरीज हॉस्पिटल तक आया है उस समय तक का पूरा आपको लिखना है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस कहाँ से कहाँ तक लिखते हैं, फर्स्ट नोटेड, पहली बार जब देखा गया, साथ ही साथ जो आप कंसल्टेशन करना है, मतलब आप हॉस्पिटल में आए हैं वहाँ से लेके अभी तक का सब कुछ लिखना है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। ओके, जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल लाती हूँ। द पेशेंट वॉज apparently well 8 months ago when he had started beating up family members. This is the 4th episode and the onset was gradual. The patient had stopped going to duty and when they asked him to do so, he started beating them. क्या कर रहा है कि जो पेशेंट है वो 8 महीने से, कितने महीने से, 8 months ago, 8 महीने से। देखो जो डाटा है ना वो ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मैंने बस एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि उसमें है 1 month से दिखा रहा है, बट आप कहोगे कि यहाँ पे तो 8 month है, तो बस मैंने एग्जाम्पल लिया, तो डाटा पर उतना ध्यान नहीं देना है। ओके, तो क्या कर रहा है कि 8 महीनों से क्या हो रहा है कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स को पीट रहा है, पिटाई कर रहा है, बीटिंग कर रहा है। तो हमने क्या चीफ कंप्लेन में देखा था ना कि वायलेंट बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर, तो वो सब क्या थे, उसका सिम्टम्स था। एग्रेसिव एंड व्हाट, वायलेंट बिहेवियर, द सिम्टम्स। तो उस सिम्टम्स की वजह से मरीज क्या कर रहा है, अपने फैमिली मेंबर्स को पीट रहा है, बीटिंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो सिम्टम्स जो देखा गया, जो सिम्टम्स उसके अंदर है, उसका इफेक्ट क्या हुआ मरीज के बिहेवियर में, दिस इज कॉल्ड हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, ठीक है। बीट कर रहा है और क्या कर रहा है, दिस इज द 4th एपिसोड, ये 4था एपिसोड है, मतलब ये 4था बार ऐसा हो चुका है। एंड द ऑनसेट वाज ग्रेजुअल, और ये धीरे 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 हो रहा है और काफी बढ़ रहा है, ठीक है। द पेशेंट हैड स्टॉप गोइंग टू ड्यूटी, वो अपना ड्यूटी छोड़ दिया है, और जब उसको बोला जाता है कि ड्यूटी करो तो दे स्टार्ट बीटिंग दैम, जो भी उसको ड्यूटी करने बोलता है वो उनको पीटना शुरू कर देता है। ओके, नेक्स्ट है पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री। आप समझ रहे हो ना, पास्ट मतलब उनके दादा का, परदादा का, है ना, उनके मम्मी पापा का। पास्ट साइकेट्रिक मीन्स मेंटल हिस्ट्री लेना है, पास्ट यानी कि उनके जो जनरेशन है, पहले वाले जो जनरेशन है उनका लेना है। तो फर्स्ट देखते हैं, इंक्वायर वेदर द पेशेंट हैड एनी साइकेट्रिक इलनेस इन द पास्ट, पूछना है, ठीक है, कि जो साइकेट्रिक इलनेस यानी कि कोई उनको इससे पहले भी तो उनको कोई दिमाग से संबंधित कोई बीमारी तो नहीं थी, या फर्स्ट टाइम उनको ये बीमारी हुई है, ठीक है, या इस तरह से पूछना है। दूसरा है माने कि हम मरीज के
मरीज का जो पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री है उसके बारे में पूछेंगे। ओके, नेक्स्ट है इफ सो इट्स नेचर, ड्यूरेशन, ट्रीटमेंट एंड आउटकम शुड बी नोटेड डाउन। हम मरीज से पूछेंगे या मरीज का अटेंडेंट से कि आपको इससे पहले भी कोई दिमाग संबंधित बीमारी हुई थी क्या? अगर हाँ हुई थी तो बताइए कि उसका नेचर कैसा है, उसका ड्यूरेशन मतलब कितने समय से ये चीज़ें हो रही। जैसे मान लो मरीज बोलता है कि मुझे सिजोफ्रेनिया है, तो सिजोफ्रेनिया या फिर कोई डिप्रेशन की बीमारी है तो कितने समय से थी, 8 महीना से, 1 साल से, कितने टाइम से है। देन फिर ट्रीटमेंट, क्या आपने कोई ट्रीटमेंट लिया तो कौन कौन सी दवा चली, ठीक है, वो आप नोट डाउन करोगे। देन आउटकम्स शुड बी नोटेड डाउन, मतलब कि जो आपने ट्रीटमेंट लिया था तो उसका क्या आउटकम्स आया, क्या रिजल्ट आया, ठीक है। आपने एंजाइटी था आपको या फिर डिप्रेशन के मरीज थे आपने दवा खाया तो क्या आपको ठीक हुआ, और ठीक हुआ तो कितने समय के बाद ठीक हुआ, है ना। ये सारी चीज़ें डिटेल्स हिस्ट्री आपको लेनी है। इफ ट्रीटमेंट वॉज डिसकंटिन्यू इन द मिडिल, इंक्वायर द रीजन फॉर दिस एज वेल एज द रीजन फॉर स्विचिंग ओवर टू देयर मोडल्स ऑफ द थेरेपी। अगर मान लीजिए कि वो ट्रीटमेंट ले रहे थे डिप्रेशन का, ठीक है, मिडिल में उन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो उनसे जो है रीज़न पूछना है कि ऐसा क्यों हुआ था और वो क्यों जो है स्विच कर गया। स्विच का मतलब होता है कि रिप्लेस कर दिए, जो थेरेपी ले रहे थे वो थेरेपी ना लेके वो इस हॉस्पिटल में, ऐसा क्या रीज़न है। ओके, नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री। समझ में आ रहा ना, फैमिली हिस्ट्री फैमिली के बारे में है, देखते हैं। इंक्वायर अबाउट द टाइप एंड साइज ऑफ फैमिली एंड द जनरल फैमिली इन्वायरमेंट। हमको इसमें क्या करना है, टाइप, फैमिली का टाइप क्या है। जैसे कि 2 टाइप होता है ना, न्यूक्लियर होता है, ठीक है, ज्वाइंट फैमिली होता है, तो ये पूछना है। उसके बाद साइज ऑफ द फैमिली, फैमिली का साइज मतलब कि नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स कितने, उसमें 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 10 है ना, ठीक है। और जनरल फैमिली इन्वायरमेंट, वातावरण कैसा है घर का। आप सोचो कि कोई घर है उसमें हमेशा जो है पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, बच्चे पे कितना बुरा असर पड़ेगा, है ना। या फिर एक जॉइंट फैमिली उसमें हमेशा झगड़ा हो रहा है तो वो मेंटली जो है अफेक्ट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है पता करेंगे। नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ साइकेट्रिक इलनेस ऑन द पैटर्नल और मैटरनल साइड शुड बी रूटीनली आस्क्ड। पूछेंगे कि भैया पैटर्नल साइड मीन्स आपके जैसे कोई बच्चा है तो आपके जो है पिता के तरफ, और मैटरनल मीन्स माता के साइड से, यानी कि आप समझो ना एक बच्चा है उसका दादी घर उसका नानी घर। पैटर्नल मीन्स पिता का जितना भी फैमिली मेम्बर्स हो गया, मैटरनल मीन्स माता का जितना फैमिली मेम्बर्स हो गया, लाइक मामा, है ना, ये सब should be routinely asked. Okay, note specifically any history of suicide, mental retardation or epilepsy or any genetically transmitted। और पूछना है कि आपके जो पिता साइड के लाइक दादाजी हैं, है ना, दादी हैं, या फिर जो आपके मैटरनल है माता साइड लाइक मामा है, मामी है, मामी नहीं बट मामा, नानी, ये सब। तो कहीं ये सबको तो कोई भी किसी प्रकार का कोई जो है जेनेटिकल डिसऑर्डर तो नहीं था, लाइक सुसाइड, मेंटल रिटार्डेशन, एपिलेप्सी, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें उनसे डाटा लेंगे। और यहाँ पे मैटरनल होगा, ठीक है, MATERNAL। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि हम कैसे हिस्ट्री बनाते हैं। तो हमने क्या लिया, एक बॉक्स बनाया जिसमें कि नेम ऑफ फैमिली मेम्बर्स लिखा। तो हम क्या लेंगे, एज लेंगे, एजुकेशन लिखेंगे, किस ऑक्यूपेशन में काम करते हैं, उनका हेल्थ स्टेटस क्या है, और रिलेशनशिप क्या मरीज़ के साथ। तो मान लीजिए कि एक मरीज़ है तो उसका जो है एक क्या है, रीचा एक मरीज़ है, ठीक है, जिसकी उम्र 33 ईयर्स है, एजुकेशन ग्रेजुएट है, वो काम क्या करती है, हाउस वाइफ है, हेल्थ स्टेटस कैसा है, पुअर है। पुअर क्यों है, क्योंकि वो मरीज़ है इसीलिए। दूसरा है अमित, 38 ईयर्स है, ग्रेजुएट है, शॉपकीपर है, दुकानदार है, एंड ठीक है, और हेल्थ स्टेटस गुड है, और है क्या, उसका पति है। ओके, मरीज का। नेक्स्ट है रिया। रिया क्या है, 2 ईयर्स की है, ठीक है, कोई एजुकेशन नहीं, कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, हेल्थ स्टेटस गुड है, और क्या लगती है रिलेशन में, तो मरीज की बेटी लगती है। तो इसमें ये क्या पता चला, टाइप ऑफ फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, न्यूक्लियर है कि ज्वाइंट है, यहाँ पे तो न्यूक्लियर ही लग रहा है। देन फिर साइज ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, यानी कि नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, 3 है ना। तो ये सारी चीज़ें पता चल रहा है। ओके, और तो इसका जो फिर बचता है कौन सा, पर्सनल हिस्ट्री और प्रीमॉर्बिड हिस्ट्री। ये आपको पार्ट 2 में मैं लाऊंगी, क्योंकि वो दोनों और एक बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है।
चीज़ें आप पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, आधा अधूरा पढ़ने से अच्छा कि पूरा कॉन्सेप्ट सीख के जाओ, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको उसको पार्ट 2 में बताऊंगी। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप अपने फ्रेंड सर्कल में बताइए इस चैनल के बारे में और सब्सक्राइब करवाइए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बच्चे जो हैं वो जुड़ रहे हैं।